आज के वीडियो का पहला पॉइंट है मिशन इंद्रधनुष 2.0। मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 दिसंबर 2019 को की गई। मिशन इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य 4 चरणों में 27 राज्यों के 242 जिलों में पूर्ण टीकाकरण करना है। इसके लक्ष्यों में 1 लाख 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा 30,000 गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, मेनिंजाइटिस जैसी 12 घातक बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाना सम्मिलित है। प्रथम बार सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2017 में की थी। अगला पॉइंट है लेह में सौर ऊर्जा इकाई। 21 नवंबर 2019 को नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने लेह में 14 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना की घोषणा की है। भारत सरकार द्वारा 2022 तक ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 175 गीगावाट के इंस्टॉलेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी बैटरी की भंडारण क्षमता 42 मेगावाट पर घंटा होगी। वर्तमान में भारत में स्थापित क्षमता का 22.7% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा का है। अगला पॉइंट नई यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए नया पंजीयन टैग LA। दोस्तों, जैसे उत्तराखंड की गाड़ियों की शुरुआत UA और उत्तर प्रदेश के गाड़ियों के नंबर की शुरुआत UP से होती है, वैसे ही अब लद्दाख के लिए नए गाड़ी के नंबर आएंगे, उसकी शुरुआत LA से होगी। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन करके हाल ही में बने नए यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए नया पंजीयन टैग LA के नाम से जारी किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन, ये प्रश्न किसी भी तरीके से किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। इसी क्रम में इस अधिनियम की धारा 17 में 17A को शामिल किया गया है। दोस्तों, लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 2 है, कारगिल और लेह। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। प्रवासी पक्षियों की मौत। राजस्थान के सांबर झील में वर्ष 2019 में मानसून वर्षा के दौरान प्रवासी पक्षियों की मौत पर बरेली में स्थित भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ने 11 नवंबर 2019 को अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार पक्षियों की मौत एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण हुई। एवियन बोटुलिज्म तंत्रिका मांसपेशियों से संबंधित बीमारी है, जो कि एक जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन के द्वारा होती है, जो प्रजनन के दौरान विष उत्पन्न करने के कारण होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में मानसून की अत्यधिक वर्षा होना इस रोग के फैलने का मुख्य कारण बना। चलते अगले पॉइंट की ओर। राम मंदिर प्रकरण का फैसला सुनाने वाले 5 सदस्यीय बेंच के न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। उसके अलावा अरविंद बोबड़े 47वें मुख्य न्यायाधीश। उसके अलावा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़
या वाई वी चंद्रचूड़। अगला, अब्दुल नजीर और श्री अशोक भूषण, इन 5 लोगों ने राम मंदिर प्रकरण में फैसला सुनाया। दोस्तों, वर्तमान में रंजन गोगोई जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे वो रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बाद वो अब राज्यसभा के सदस्य भी हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों इससे, तो ध्यान रखिएगा। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दोबारा बोलता हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 2 से 3 नवंबर 2019 को 35वीं शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में संपन्न हुई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा ने की। बहुत अजीब नाम है दोस्तों, पर याद तो करना ही पड़ेगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इस सम्मेलन का थीम एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी था। इस शिखर सम्मेलन में आसियान देशों में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन में तीव्रता लाने पर चर्चा की गई। 36वां शिखर सम्मेलन वियतनाम में होगा तथा उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जुयेन जुआन फुक करेंगे। दोस्तों, आसियान के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, आसियान की स्थापना 1967 में हुई। इसका हेड ऑफिस इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और आसियान के सदस्य देशों की संख्या कुल 10 है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 13 से 14 नवंबर को ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में संपन्न हुआ। दोस्तों, ये प्रश्न ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और मुख्य रूप से ये आरओ और एआरओ में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो कम से कम एक पेन और कॉपी जरूर लेके बैठें। दोस्तों, जिन प्रश्नों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है उन प्रश्नों को आप जरूर नोट करें, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं या उनके आने की तीव्र संभावना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। थीम, ब्रिक्स सम्मेलन की जो थीम थी वो थी ब्रिक्स एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। दोस्तों, ब्राज़ील पहला ऐसा देश बना यहाँ पर ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2 बार आयोजित हुआ। इससे पहले यह आयोजन 2010 में आयोजित हुआ था। दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना 2000 में हुई तथा इसकी पहली बैठक येकोतेरिनबर्ग, जो कि रूस में है, यहाँ पर हुई थी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। इन दोनों प्रदेशों के विलय करने का विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में पारित किया गया तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। 26 जनवरी 2020 को यह केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया तथा इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी अब दमन होगी। दोस्तों, याद रखिएगा, अब दमन दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की राजधानी होगी। उपरोक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के पश्चात अब भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। दोस्तों, पहले कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में 9 थी, जो अब घट के 8 हो गई है। इस विधेयक को पारित करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे। इसी में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संविधान की धारा 240 का पहला भाग राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की अनुमति प्रदान करता है। दोस्तों, मैप में देख लेते हैं दादरा नगर हवेली और दमन दीव की स्थिति।
तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैप में दादर एवं नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात में फैले हुए क्षेत्र हैं। मैं आपको मार्क करके देता हूँ। इस जगह पे दीव, यहाँ पे दमन और गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर से सटा हुआ दादर और नगर हवेली इस एरिया में दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। रिसाइकलिंग ऑफ शिप विधेयक 2019। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को नवंबर 2019 में कानून बनाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। इस विधेयक के अनुसार जहाज़ों को पर्यावरण के अनुकूल विघटित किया जाएगा। इसी के तहत हांगकांग राष्ट्रीय कन्वेंशन में शामिल होने की मंजूरी प्रदान कर दी गई। इसके अनुसार जहाज़ों की रिसाइकलिंग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाएगा तथा रिसाइकलिंग में हानिकारक पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित भी किया जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली इसमें से एक या दो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इस पॉइंट को आप नोट करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी रिपोर्ट 2019। 19 दिसंबर 2019 को फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के अनुसार पहले 5 सेलिब्रिटियों की डिटेल्स इस प्रकार है। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर क्रिकेटर विराट कोहली को दिया गया है। दूसरा स्थान इसमें फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। तीसरा स्थान फिल्म अभिनेता सलमान खान। चौथा स्थान अमिताभ बच्चन और पांचवा स्थान शाहरुख खान को दिया गया है। इस लिस्ट में कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी स्थान दिया गया है, उनके नाम भी हम देख लेते हैं। इसमें पीवी सिंधु जिनको 63वां स्थान दिया गया है। उसके बाद साइना नेहवाल हैं, इनको 81वां नंबर दिया गया है, दोनों बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। उसके बाद बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम, इनको 87वां स्थान दिया गया है। और उसके बाद बजरंग पूनिया जो कुश्ती से संबंधित है, इनको 94वां स्थान दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको जो शुरू में 5 प्रश्न दिखे थे उनके भी उत्तर मिल गए होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे कहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें इस चीज़ के लिए सहायता मिलेगी कि हम इस वीडियो में कुछ और चेंज कर सकें जो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।